नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की तारीख में कोई ये सोच भी नहीं सकता कि आरएसएस, जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भले ही देश की आजादी के तुरंत बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिनको एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश मोदी और शाह करती है कांग्रेस पार्टी से, उन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। किस मामले में लगाया था, आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद 2 बार और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा, लेकिन आज की तारीख में जब आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत समेत संघ के तमाम बड़े नेता, तमाम स्वयंसेवक, तमाम कार्यकर्ता लगातार घूम घूम कर बीजेपी और मोदी साहब को जिताने में लगे हुए हैं, इस माहौल में क्या आरएसएस पर प्रतिबंध लगेगा, कोई इस बारे में सोच भी सकता था? या यूं कहूं कि सोच भी सकता है? क्या आज की तारीख में कोई सोच सकता है कि ईडी हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या सीबीआई हो, ये नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय जाएगा और कुछ ऐसे कागजों की डिमांड करेगा जो आरएसएस के पास ना मिले, तो क्या उसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सवाल लेकर मैं आया हूं, लेकिन ये सवाल अब निश्चित तौर पर ये पूरे के पूरे आरएसएस को हिला दिया है। एक पत्र पहुंचा है मोहन भागवत के नाम से नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय, और उस एक पत्र ने मोहन भागवत समेत आरएसएस के तमाम दिग्गज नेताओं की नींदें उड़ा दी है, क्योंकि वो पत्र सीधा सीधा ये बता रहा है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। क्या है ये मामला, किसने लिखा है ये पत्र और कैसे आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है, कौन से सवाल आरएसएस के बारे में उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आ गया, लाइक आपने कर दिया तो 2-4 लोगों तक इसको बढ़ा भी दीजिएगा, फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा। और अगर ये मैं नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं कि अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके, तो आगे बढ़िए, स्पेशल व्यूअर और मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। और सीधे खबर पर आ जाता हूं। एक राज्य के गृह मंत्री ने एक पत्र लिखा, पहले उन्होंने सवाल उठाया, वो सवाल मीडिया में उठाया, जवाब आरएसएस की तरफ से आया नहीं, तो अब सीधे सीधे उन्होंने आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत को एक पत्र लिख दिया, और उस पत्र में एक तरह से इशारा कर दिया, एक संकेत कर दिया कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध तक लगाया जा सकता है। याद दिला दूं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, जबकि आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताता रहा है। तो जो एक प्रकार का सबसे बड़ा एनजीओ है, तो भैया एनजीओ का खाता बही भी होता है, हिसाब किताब भी होता है, उनको टैक्स भी देना पड़ता है, पैसा कहां से आया और कहां गया ये भी बताना पड़ता है। और ये सवाल अब उठकर निकल कर सामने आ रहा है। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी इस तरह से कभी सीधे सीधे आरएसएस की तरफ भिड़ा नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 7 राज्यों में, जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 7 राज्यों में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत हो सकती है। और उसके बाद बीजेपी के लिए भी दिक्कतें खड़ी होंगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी दिक्कतें खड़ी होंगी। मामला कोर्ट में भी जाएगा, और कोर्ट को भी ये पूछना पड़ेगा कि भैया बिना रजिस्ट्रेशन, बिना खाता बही के इतना बड़ा संगठन कैसे चल रहा है। और एक राज्य के गृह मंत्री, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक की डीके शिव कुमार की सरकार में गृह मंत्री हैं, अब उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी की ताकत जहां से आती है, उस ताकत को या उस टॉनिक को ही एक तरह से छीनने का काम कर रहे हैं। और आरएसएस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, और आरएसएस में बहुत सारी कमियां भी है, उन कमियों को आधार बना दिया। प्रियांक खड़गे ने पहले बयान दिया, लगातार वो बयान देते रहे, लेकिन आरएसएस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर प्रियांक खड़गे ने बाकायदा पत्र लिख दिया मोहन भागवत को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत को। आपके स्क्रीन पर इस पत्र का मैं पहला पन्ना दिखा रहा हूं। प्रियांक खड़गे, मिनिस्टर फॉर होम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
एंड आगे उन्होंने और इसको विस्तार से बता रखा है, अपने पूरे मंत्रालय के बारे में उन्होंने जानकारी दे रखी है कि भैया कौन कौन सा मंत्रालय जो है इनके पास है। और उसके बाद नीचे ये बाकायदा मोहन भागवत सर संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर के पते पर यह पत्र भेजा गया है और 13 जून को भेजा गया है। 13/6/2026 13 जून को यह पत्र भेजा गया है। 2 पन्नों का यह पत्र है और 2 पन्नों के इस पत्र में जो कहा गया है, जो पूछा गया है, जो मांगा गया है, उसने मोहन भागवत के दिलो दिमाग में एक तरह से खौफ पैदा कर दिया है। आरएसएस के लोग अब डर रहे हैं, सहम रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उस चीज की शुरुआत कर दी है जिसका अंत क्या होगा आरएसएस को अब इसका थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है। और ये जो लेटर, ये 2 पेजों का जो लेटर प्रियंक खड़गे ने लिखा, कर्नाटक के गृह मंत्री ने जो 2 पेज का लेटर लिखा, ये 2 पेज का लेटर, इस लेटर को पब्लिक डोमेन में कर्नाटक के मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड बीटी, इस लेटर को प्रियंक खड़गे ने खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर किया। और सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए क्या लिखा प्रियंक खड़गे ने, वो भी आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं। डियर श्री मोहन भागवत जी, माई लेटर विल रीच यू शॉर्टली, हाउएवर आई थॉट इट वाज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस मैटर अर्ली। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन टू द आरएसएस ऑन कंप्लीटिंग 100 ईयर्स। और नीचे पूरा अंग्रेजी में उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं। आपको इसका हिंदी का ट्रांसलेशन में बता देता हूं कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंचालक मोहन भागवत को जो पत्र लिखा है 13 जून को, उन्होंने 15 जून को इसको पब्लिक डोमेन में डाला है, यानी पत्र जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंच चुका है। और इसमें जो लिखा प्रियंक खड़गे ने, वो हिंदी में मैं आपके सामने रख देता हूं। प्रियंक खड़गे लिख रहे हैं, आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, मेरा पत्र जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। हालांकि मुझे लगा कि इस मामले पर आपका ध्यान जल्द दिलाना जरूरी है। सबसे पहले आरएसएस को 100 साल पूरे होने पर बधाई। जो संगठन 60,000 से ज्यादा शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है, उसे पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही का भी पालन करना चाहिए। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। आगे वो क्या लिख रहे हैं कि आरएसएस की सबसे बड़ी और अहम फैसला लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो सालाना आधार पर बैठक भी होती है, कि 2025-2026 की कर्नाटक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में इन्होंने कर्नाटक पर फोकस कर दिया है। यानी इनका इरादा देखिए, ये इनको पता है कि ये केंद्र के स्तर पे नहीं है, ये कर्नाटक के स्तर पे है, तो इन्होंने कर्नाटक के स्तर पर फोकस कर दिया है। इसकी खास वजह क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन एक और वजह भी है। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि कर्नाटक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आरएसएस की 4127 रोजाना शाखाएं, 1389 साप्ताहिक मिलन, 60 मासिक मंडलियों और 2194 समाजोत्सव, जिसमें 19.61 लाख लोग शामिल हुए। साथ ही 2.21 लाख वर्दीधारी प्रतिभागियों के साथ 500 रूट मार्च भी आयोजित किए गए। आगे वो लिख रहे हैं, इतने बड़े पैमाने और प्रभाव के साथ आरएसएस को अपनी कानूनी स्थिति, रजिस्ट्रेशन, पदाधिकारियों, फंडिंग, खर्च, टैक्स और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए जरूरी मंजूरियों के बारे में भी साफ साफ बताना चाहिए। एक एक शब्द गौर कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कानूनी भाषा में ये लेटर लिखा गया है, कानूनी भाषा में ये पत्र लिखा गया है। आगे क्या लिख रहे हैं प्रियंक खड़गे कि आम नागरिकों, मजदूरों, एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिरों और कंपनियों से रजिस्ट्रेशन कराने, जानकारी देने और कानून का पालन करने की उम्मीद की जाती है, तो आरएसएस को इससे छूट क्यों मिलनी चाहिए? अपने शताब्दी वर्ष में आरएसएस को जिम्मेदारी से संविधान का पालन चाहिए और रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए, लागू टैक्स चुकाने चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर पारदर्शिता से काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पत्र में सुझाव दिया है, मुझे आरएसएस से जल्द ही जवाब मिलने की उम्मीद है। उन्होंने मोहन भागवत को भी टैग किया, उन्होंने आरएसएस को भी टैग किया। अब आते हैं असली कहानी पर। आपको यह लगता होगा कि क्यों डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। अब आपको समझ में आ रहा है, कई बार नेता बदलने के बाद आपका एजेंडा और प्राथमिकताएं भी बदल जाती है। डीके शिव कुमार गृह मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपने गृह मंत्री प्रियंक खड़गे को बिल्कुल साफ छूट दे दी है कि अब आरएसएस की पोल खोलो, आरएसएस को बेनकाब करो। और ये चिट्ठी बता रही है, क्योंकि सिर्फ कर्नाटक का हिसाब पूछा गया है और इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा गया है, शायद ही इस देश का कोई भी समझदार आदमी हो जो इस पत्र को गलत बताए, क्योंकि इस पत्र में सीधा कहा गया है कि उम्मीद करते हैं कि पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही का पालन करेंगे।
इससे भला कौन इनकार कर सकता है। दूसरी चीज कही गई है कि जब इतने बड़े पैमाने पर आप कार्यक्रम करते हैं तो भैया आपको अपनी कानूनी स्थिति भी बतानी चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन भी बताना चाहिए, आपको पदाधिकारियों, फंडिंग, खर्च, टैक्स और सार्वजनिक गतिविधियों के लिए जरूरी मंजूरियों के बारे में भी साफ साफ बताना चाहिए। यानी ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब अगर इसका जवाब नहीं मिलेगा तो आगे कर्नाटक में क्या प्रतिबंध लगाने की तैयारी भी एक तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर की जा रही है। और जो पत्र लिखा गया है 2 पन्नों का, उस पत्र में भी कई बातें पूछी गई हैं और इस पत्र में भी कई बातें पूछकर आरएसएस के पूरे अस्तित्व पर, आरएसएस के पूरे कामकाज करने के तौर तरीकों पर, आरएसएस के पूरे संगठन पर, आरएसएस जैसे नेताओं का चुनाव करती है, चाहे वो सरसंघचालक हो, चाहे वो सरकार्यवाह हो या सह सरकार्यवाह हो, इन तमाम चीजों पर सवाल पूछकर एक तरह से आरएसएस को फंसा दिया है। संविधान की बात करके, जवाबदेही की बात करके, पारदर्शिता की बात करके, नियमों के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की बात करके, कानूनी स्थिति की बात करके और टैक्स की बात करके। अब जरा देखिए, एक एक चीज को समझिएगा। जितने मुद्दे उठाए हैं, जितने मुद्दे प्रियंक खड़गे ने उठाए हैं, इन्हीं मुद्दों के आधार पर तो जो अमित शाह है वो न जाने कितने एनजीओ को बैन कर चुके हैं, न जाने कितने एनजीओ पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। और ये तमाम मामले हैं जिसमें ईडी की जांच भी बनती है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच भी बनती है, जिसमें सीबीआई की जांच भी बनती है, जो मामला अदालत तक जाने के लिए बिल्कुल फिट ये मामला है। यानी पूरी तरह से मोदी और शाह के सामने एक तरह से बड़ा मौका भी दे दिया है और दुविधा की स्थिति भी पैदा कर दी है। और ये किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक राज्य कर्नाटक ने इस बात की शुरुआत की है। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को अगर ये पैटर्न समझ में आएगा, आरएसएस में जिस तरह से खलबली मचेगी, तो कांग्रेस पार्टी की सरकारें 4 राज्यों में है साथियों। कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश में है और हाल ही केरल में है। अभी जो कुछ दिन पहले जो थे, कुछ घंटे पहले ही मैं बता दूं कि मोहन भागवत साहब केरल की धरती पर ही थे। तो इन 4 राज्यों में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सीधा सीधा प्रतिबंध लगा सकती है। और कम से कम चूंकि राज्य पूर्ण राज्य है तो अपने पुलिस के माध्यम से, अपने एंटी करप्शन की जो उनकी टीम होती है, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जिनको कहते हैं, या एसआईटी के माध्यम से वो आरएसएस के नेताओं से जवाब तलब कर सकते हैं और कुछ की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और कोशिश कांग्रेस पार्टी इस बात की करेगी कि कम से कम इस मामले में इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आए। और ममता बनर्जी की हार के बाद, एमके स्टालिन की हार के बाद अब इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार है। तो आने वाले दिनों में इसका दायरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो 3 राज्य और हैं जहां विपक्षी गठबंधन की सरकार है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार कर दिया था। अब अगर उनको मौका मिलेगा कि वो आरएसएस पर इस तरह का बड़ा एक्शन ले सके, तो क्या हेमंत सोरेन चूकना चाहेंगे अगर कांग्रेस पार्टी इसकी शुरुआत कर देती है। दूसरा जो इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल की जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर में है, उमर अब्दुल्ला। अब उमर अब्दुल्ला जो है वो लगातार बार बार नरेंद्र मोदी साहब को उनके वादे की याद दिला के जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मांगना चाहते हैं। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और पुलिस चूंकि यूनियन टेरिटरी हो गया है तो राज्यपाल के जरिए वो गृह मंत्री के अधीन है। पुलिस ने कैसे धक्का मुक्की किया था, एक कार्यक्रम में वो वीडियो भी सामने आया था कि उमर अब्दुल्ला जाना चाहते थे और पुलिस ने नहीं जाने दिया। तो वो भी अब कम से कम आरएसएस को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और जो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो हाल ही में जहां जीत मिली तमिलनाडु में विजय को, टीवीके को, वो भी वो तमिलियन पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और विजय भी ये चाहते हैं कि कम से कम जो तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत ना होने दिया जाए, और इसके लिए आरएसएस को रोकना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से ताबड़तोड़ अंदाज में विजय फैसले करते हैं, तो कांग्रेस ने अगर रास्ता दिखा दिया, राहुल गांधी ने खुद व्यक्तिगत तौर पर अपील करी, तो जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा जो आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। तो इन 7 राज्यों में अगर आरएसएस पर प्रतिबंध लग जाएगा, इन 7 राज्यों की सरकारें अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सवाल जवाब पूछना शुरू कर देगी, इन 7 राज्यों की सरकारें या इन 7 राज्यों में पुलिस अगर आरएसएस से पूछना शुरू कर देगा कि भैया ये बताओ, जो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हो, ये पैसा आता कहां से है, ये पैसा जाता कहां है, क्या आय और व्यय का हिसाब रखा हुआ है, क्या आपके पास कोई कानूनी परमिशन है,
आपकी जो संस्था है ये किस स्तर पर और किस कानून के तहत पंजीकृत है, ये तमाम सवाल उठने और पूछने लगे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, सिस्टम जो होता है ना वो सिस्टम की तरह काम करता है। अब पता नहीं प्रधानमंत्री का भाषण किसने लिखा, लाल किले की प्राचीर से एक प्रकार का एनजीओ बता दिया और जांच शुरू हो जाएगी। तो आज की तारीख में भले ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसको रोकने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, लेकिन जब सरकारें बदलेंगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि राज्य सरकारों ने काम करना तो शुरू कर दिया, सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है। ये जांच होगी, जांच पड़ताल की रिपोर्टें रखी होंगी, जैसे ही केंद्र में सरकार बदलेगी उन जांच पड़ताल की रिपोर्टों को निकाला जाएगा और फिर केंद्र के स्तर पर जांच होगी। अब जो आज ईडीआई मोदी शाह के कहने पे दौड़ जाती है, आज का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है मोदी शाह और निर्मला सीतारमण के कहने पर दौड़ जाता है, आज का जो सीबीआई है जो मोदी और शाह के कहने पर दौड़ जाता है, तो कल को जो प्रधानमंत्री होगा, कल को जो दूसरा गृह मंत्री होगा, क्या उनके कहने पर फिर ये नागपुर मुख्यालय नहीं जाएंगे? क्या उनके कहने पर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों में जाकर हिसाब किताब नहीं मांगेंगे, खाता बही देखने की कोशिश नहीं करेंगे? तो प्रियांक खड़गे ने जो हिम्मत दिखाई है, अब उनकी हिम्मत को आप सलाम कीजिए। सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, बात तो कानून की, कायदे की है कि वाकई भैया पारदर्शिता होनी चाहिए, संवैधानिक नियमों के प्रति, कानूनों के प्रति आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, कानूनों का सम्मान होना चाहिए, फंड, टैक्स, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। तो बात इस देश के लोकतंत्र की है, बात इस देश के संविधान की है, बात इस देश के संवैधानिक ढांचे की है। तो शुरुआत हो गई है, आज नहीं तो कल या तो आरएसएस को कागज दिखाना पड़ेगा, पूरे देश को इन्होंने कागजों के लिए लाइन में लगा दिया था, या आरएसएस को प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। और इस बार का जो प्रतिबंध होगा वो बिल्कुल एक अलग तरह का प्रतिबंध होगा, जिसको खारिज करवा पाना आरएसएस के लिए संभव नहीं होगा। मैंने साफ साफ मैं कह रहा हूं कि प्रियांक खड़गे ने जो शुरुआत कर दी है, अब या तो आरएसएस कागज दिखाए, रजिस्ट्रेशन करवाए, हिसाब किताब दे, सरकार को टैक्स दे, जो भी जिस तरह से बनता है वो टैक्स दे, नहीं तो फिर हमेशा हमेशा के लिए अपने कार्यालयों पर, अपने मुख्यालयों पर एक बड़ा सा सील, एक बड़ा सा ताला लगवाने के लिए तैयार है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, प्रियांक खड़गे ने जो बहादुरी दिखाई उसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिन आने वाले दिनों में वाकई बहुत बुरे होने वाले हैं? और क्या राहुल गांधी ने मोदी को हराने का फॉर्मूला ढूंढ लिया है? क्योंकि मोदी की ताकत दो जगह से आती है, एक उनके करीबी मित्र गौतम अडानी और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक मुंबई, एक नागपुर। तो क्या अब राहुल गांधी एक साथ कई स्तरों पर काम कर रहे हैं? अडानी को तो लगातार वो घेर ही रहे हैं, लेकिन अब आरएसएस को घेरने के लिए वो अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। आने वाले दिनों में मोदी और शाह पर भी प्रेशर पड़ता जाएगा। लेकिन एक, अब इसको जिस रूप में भी लीजिए, कई बार होता है कि जिस तरह से भागवत मोदी साहब को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए अड़े हुए हैं, जिस तरह से मोहन भागवत बीजेपी की सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, मतलब खुद कुछ नहीं बनना चाहते लेकिन अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में जो ट्रस्ट बना और जो दान में जो गड़बड़ी की गई है, तो क्या ये भगवान राम का भी श्राप है? क्या मोदी और शाह इस स्थिति का फायदा उठाकर आरएसएस को दबाने की कोशिश भी करेंगे? ये भी एक एंगल है, ये भी एक सवाल है। इसका जवाब अगर आपके मन में कुछ आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये अपने आप में कई दशकों बाद इस देश की राजनीति की सबसे बड़ी घटना है। तो क्या मानना है विस्तार से कमेंट करके बताइएगा। इस स्टोरी में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए मैं खासतौर से कह रहा हूं कि 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए और कमेंट करिए, चाहे आप सहमत हो चाहे आप असहमत हो, लेकिन कमेंट करके इस स्टोरी पर अपना कमेंट हमें जरूर बताइए। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील और आग्रह करूंगा कि अगर आप स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, हमारे चैनल को स्पेशल व्यूअर और मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।